तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और हम लोग यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसी दशा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ा जाता है, अर्थात ये थियरी की क्लास होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेरे द्वारा आपको इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर सके बार बार। नोट्स के साथ एक समस्या होती है इकोनॉमिक्स के कि या तो नोट्स मिलते नहीं है, मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। दोस्तों आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है और आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप टेस्ट देंगे, आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कवर करा दिया जाएगा। मतलब मेरे द्वारा वो सारी चीजें आपको दी जा रही हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से रिलेवेंट है। कहीं भी इधर उधर से बहुत ज्यादा कुछ कलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है और यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। तो इत्मीनान से दोस्तों, अगर जो आप एप्लीकेशन पे 1 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे दोस्तों समय देते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। 1 घंटे आप कम से कम कॉन्सेप्ट को वहाँ पे पढ़िए, 30 मिनट नोट्स को पढ़िए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और एक टेस्ट सीरीज को प्रत्येक दिन ज्वाइन करिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो वैलिडिटी आप कोर्स है जो है वो लाइफ टाइम है। इट मीन्स की अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप आगामी परीक्षा जो भी है एलटी ग्रेड की, जीआईसी लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, हमेशा आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हर कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊं। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। 2000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ हो गया है। एकदम न्यू बैच है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको ए टू जेड आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इट मीन्स की वीडियो क्लासेस मिलती है, नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है और झारखंड स्पेशल का जो आपका बनता है एक टॉपिक, उसको भी कवर कराया जाएगा। तो आपकी जो फीस है 2000 रुपये, इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर जो केवल आपको नोट्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स का संपूर्ण नोट्स जो है वो 500 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। इट मीन्स कि अगर जो एक बार नोट्स परचेज करते हैं तो एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम के लिए आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। आप इस नंबर पे पेमेंट करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 10 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रत्येक टेस्ट में 125 क्वेश्चन होंगे और 1250 प्रश्नों की महत्वपूर्ण यहाँ पे दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर जो आपको केवल और केवल 2000 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए सारे क्वेश्चन आपको वीडियो और पीडीएफ फॉर्म दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो कोई भी अलग से आपको नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ना ही आपको टेस्ट सीरीज, ना ही करंट, सारी चीजें मेरे द्वारा आपको उस कोर्स के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन यथाशीघ्र लेकर के अपनी तैयारी को जारी रखिए। कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बाजार में मजदूरों के कौशल और अन्य विशेषताओं के बीच असंतुलन से होने वाली दीर्घकालिक क्रोनिक बेरोजगारी और कर्मचारियों की आवश्यकता को किस रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर भी चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
चलिए थोड़ा सा वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग दोस्तों आगे मूव करेंगे अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने रहा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे लोग सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग सी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत इजी सी बात है। संरचनात्मक बेरोजगारी बेसिकली होता क्या है, इसके अंतर्गत इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है कि जिस काबिल आप हैं, जो कौशल आपके अंदर है, जिस कार्य में आप दक्ष हैं, उस प्रकार का कार्य आपको नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको टीचिंग का क्षेत्र नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं और ट्राई करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक है, उनको उस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भैया कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम श्रमिकों का उनकी योग्यता के अनुसार क्या कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके श्रम के अनुसार, अगर जो आप अपने श्रम के अनुसार अपने श्रम के अनुसार यदि आप कार्य न प्राप्त कर पाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत आय किसके बराबर होती है? चलिए भैया, व्यक्तिगत आय बराबर होती है, बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत आय बराबर होती है। व्यक्तिगत आय किसके बराबर होती है भाई? सीधी सी बात है, व्यक्तिगत आय किसके बराबर होती है? चल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? क्या वॉइस तो आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए अगर जो आपको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी डी के तरफ जा रहे हैं कि व्यक्तिगत आय के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम प्लस करते हैं हस्तांतरण भुगतान के और फिर माइनस कर देते हैं अवितरित लाभ एवं निगम कर को। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो व्यक्तिगत आय किसके बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान। अब हस्तांतरण भुगतान क्या होता है मैंने बहुत बार आपको बताया, ठीक है, आपके दिमाग में आना चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है बहुत बार बताया। अब वितरित लाभ क्या होता है और निगम कर क्या होता है ये भी मैंने बहुत बार बताया। तो राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवितरित लाभ एवं निगम कर, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि में निम्न में से किसको नहीं जोड़ा जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि की बात कर रहा है। चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? जी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। डी वाले कितने लोग हैं? ठीक है, डी वाले जितने लोग भी हैं, बहुत ही शालीनता से मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आप क्या हैं? आप बिल्कुल गलत हैं। एक बार और सोचिए, एक बार और ध्यान से देखिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को काउंट नहीं करते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है ना, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। जो वस्तुओं और सेवाएं होती हैं उस पर किए गए कुल व्यय को दोस्तों ऐड किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि के अंतर्गत, पर अप्रत्यक्ष कर को
नहीं काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के निम्न सूत्र को खाली स्थान में भरिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है दोस्तों, m इज इक्वल टू, जिसे आदर्श जनसंख्या की बात करते हैं, a o अपान यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें और किसको शामिल करते हैं। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, याद आना चाहिए। ये का मतलब क्या होता है भाई, ये का मतलब होता है वास्तविक जनसंख्या। ओ का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम जनसंख्या। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ओ की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मतलब वास्तविक जनसंख्या ओ माइनस सर्वोत्तम जनसंख्या अपान ओ अर्थात सर्वोत्तम जनसंख्या। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। जनांकिकी शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था। जनांकिकी शब्द का प्रयोग मूल रूप से किसने किया था। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। बहुत बार हम लोगों ने किया है भाई, बहुत बार इस प्रश्न को हम लोगों ने किया है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। थोड़ा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, इजी सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग भी सी की बात कर रहे हैं, आसिले गुइलार्ड, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है। जनांकिकी शब्द का मूल रूप से जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम आसिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आपको 2-3 अर्थशास्त्री और याद आने चाहिए जनांकिकी से। ठीक है, कौन कौन याद आते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि अगर जो स्थिर जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या स्थिर है, तो इसकी विशेषता क्या होगी। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आपको याद आना चाहिए। इसमें जनसंख्या की 3 अवस्थाओं की बात की गई है। पहली अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या स्थिर रहता है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होता है। दूसरी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है जहाँ पे जन्म दर ऊंचा होता है, मृत्यु दर में कमी आती है। और तीसरी स्थिति में क्या होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों फिर से स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो बताइए मुझे कमेंट करके क्या होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। डी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डी। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्थिर जन्म दर होता है, मतलब जन्म दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। अपरिवर्तनशील आयु ढांचा होगा। जब जन्म दर स्थिर रहेगा भाई तो आयु ढांचा में क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो दोनों बातें सही हो गई ना भाई। तो जितने लोग भी उपरोक्त दोनों सही की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इष्टतम जनसंख्या का विचार किसने दिया था, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किया गया, इस पंचवर्षीय योजना में किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ। ठीक है, चलिए बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, कब किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। अगेन डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अगेन डी की तरफ जा रहे हैं। अगर जो डी की तरफ जा रहे हैं तो भैया बहुत अच्छा जा रहे हैं। ठीक है, डी मतलब क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी, याद आया कि नहीं आया। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1974 से चली थी भैया 1979 तक। याद आया कि नहीं आया। इसका मूल थीम क्या था, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, मतलब गरीबी मिटाना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया था इसका उद्देश्य ये था कि गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाया जाए और देश को और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भर के साथ गरीबी उन्मूलन, ये 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या था दोस्तों, मेन
मोटो अर्थात मेन उद्देश्य था। तो जितने लोग भी जी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कामगार राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले मासिक मजदूरी की उच्चतम सीमा वर्तमान में है। चलिए बढ़िया सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपडेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 21,000 की तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं एब्सोल्युटली आप राइट जा रहे हैं भैया, कि वर्तमान समय में जो है ये आंकड़ा कितनी है, 21,000 रुपए की है। तो कामगार राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित होने हेतु मासिक मजदूरी की जो उच्चतम सीमा है वो कितनी है वर्तमान समय में, कितनी है भैया? 21,000 है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एक धनी देश है जहां निर्धन निवास करते, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, जो लोग काफी लंबे समय से हैं उनके लिए ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई बता दीजिए कि हम एक धनी देश है, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे निर्धन हैं। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? बिल्कुल ठीक है, ऐसा इसलिए है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है जिससे हम उत्पादन करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन करप्शन के कारण अर्थात भ्रष्टाचार के कारण हमारे हमारी संरचनात्मक व्यवस्था के कारण जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करके उसको हम उत्पादन में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु समुचित उपयोग इसका हम लोग नहीं कर पा रहे। जो संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो भाई बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आएगी तो निर्धनता होगा, ठीक है। तो भारत एक धनी देश है, क्यों धनी देश है? क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन निर्धन क्यों है? क्योंकि इन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करके उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, अर्ध विकसित देशों में सामाजिक कारक क्या करते हैं भैया, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, अर्ध विकसित देशों में बेरोजगारी, सॉरी, अर्ध विकसित देशों में सामाजिक कारक क्या करते हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्ध विकसित देशों में क्या होता है, दिमाग में आना चाहिए कि अर्ध विकसित देशों में भैया हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, साथ ही साथ हमारे पास पूंजी की कमी होती है। पूंजी की कमी होगी तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। यही सब तो होता है ना, ये सारी बातें आपके पास आपके दिमाग में आनी चाहिए। और क्या याद आना चाहिए, और याद आना चाहिए कि अच्छा हमारी कृषि पर निर्भरता ज्यादा होती है, ठीक है। यही तो होता है ना, अर्ध विकसित देशों की प्रॉपर्टीज यही होती है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल है कि ये वृद्धि को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। दोस्तों ग्रामीण इलाकों में भारत क्या है, एक गाँव का देश है और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे परिवार हैं, लगभग लगभग 70 से 80% परिवार ऐसे हैं जिसमें एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो इस बात के लिए क्या करता है, बचत करता है ताकि वो अपने बच्चों की क्या कर पाए, शादियां कर पाए बहुत धूमधाम से, ताकि लोग क्या कर सके कि कोई भी लोग कोई नुक्स ना निकाल सके। तो जो सामाजिक कारक हैं हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा भाग जो है वो क्या करते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने फंक्शन पे खर्च कर देते हैं।
तो जो पैसा हम निवेश करके आय अर्जित कर सकते थे वो एक रात में हम क्या कर देते हैं, एक रात में हम लुटा देते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वृद्धि को स्थिर करते हैं, क्योंकि भैया जब हम समाज को ध्यान में रखेंगे तो समाज के अनुसार सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। पैसा हमारे पास रहेगा, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद हमारी जो अकाउंट में बचत होगी वो शून्य हो जाएगी, फिर निवेश नहीं कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे तो आय नहीं अर्जित हो पाएगा, निवेश सॉरी बचत नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हम कहीं निवेश नहीं कर सकते, निवेश नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा कि जन धन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए भैया, मोदी जी की बहुत अच्छी योजना थी एक, क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जन धन योजना कब शुरुआत हुआ था, किसी को याद है। जन धन योजना कब शुरुआत हुआ है, किसी को याद है। 2014 में ये वर्तमान प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये परिवारों को जिनके पास अकाउंट नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है, उनका खाता खुलवाने का इन्होंने क्या किया, एक प्रयास किया। तो जितने लोग भी बैंक जमा से बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जन धन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये बैंक जमा से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता है। अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता है कौन है भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जन धन योजना जो है वो 22 अगस्त नहीं, थोड़ा सा कम रह गया, 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक पुस्तक का नाम याद आना चाहिए, कौन सा पुस्तक, इस पुस्तक का नाम आपको यहाँ पे याद आना चाहिए था। गुरनार मेडल साहब की पुस्तक का नाम एक याद आना चाहिए था, क्या नाम है, एशियन ड्रामा। ठीक है, तो अनवरत योजना जो है उसकी अवधारणा किसने दिया था, गुरनार मेडल साहब ने दिया था। और गुरनार मेडल साहब जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या हुआ, एशियन ड्रामा हुआ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ना, सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहनी चाहिए। ठीक है, ये अनवरत योजना जो है दोस्तों, ये जनता पार्टी के द्वारा 1978 में क्या किया गया था, चलाया गया था, लेकिन सरकार बदलने के कारण 1980 में इसको फिर से पुनः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आईएमएफ के संदर्भ में सही कथन बताइए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद आना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, ये प्रारंभ किया 1947 में, मतलब ठीक 2 वर्ष बाद। 1970 से पहले या 71 से पहले आईएमएफ की जो मुद्रा होती थी वो अमेरिकन डॉलर होती थी, लेकिन 1971 से जो आईएमएफ की मुद्रा हुई क्या हुई, एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बही खाता प्रविष्टि बोलते हैं। और ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाले कितने हैं, डी वाले कितने लोग हैं भाई, डी वाले कितने लोग हैं, कोई है डी वाला, डी वाले कोई नहीं है भाई। छोटी सी बात, आईएमएफ का केवल एक कार्य है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का केवल एक कार्य है कि जो सदस्य देश है आईएमएफ के, उन सदस्य देशों में, उन सदस्य देशों के अगर जो भुगतान उन देशों में भुगतान असंतुलन की स्थिति विद्यमान हो जाए तो इसके लिए वो क्या करेगा, ऋण प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, किस आधार पे कराता है, किस आधार पे कराता है, अंश सदस्य देशों के अंशधारिता के आधार पे। और जब अब आईएमएफ की स्थापना हुई थी तो उस टाइम भारत जो था
वो IMF का अस्थायी सदस्य था। लेकिन बाद में जब हमने चाइना से और पाकिस्तान से युद्ध लड़ा तो हमने जो ऋण लिया था वही वापस ना कर पाए, तो हमारी अस्थायी सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यह भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए क्या देता है, ऋण देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, वाशिंगटन DC बिल्कुल ठीक है। ये चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, अगर जो कोई प्रश्न आए तो ये चीजें चलनी चाहिए कि अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। चलिए बता दीजिए कि सर्वप्रथम ऋण किसने लिया था IMF से, पता होगा, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम IMF से ऋण किस देश के द्वारा लिया गया। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि बता दीजिए मुझे कि किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। इजी सी बात है, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रांस के द्वारा लिया गया, एब्सोल्युटली राइट। फ्रांस ने सबसे पहले ऋण लिया था, बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, बी की तरफ जा रहे हैं, WTO की तरफ सभी लोग, WTO की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी WTO की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब WTO से संबंधित जो भी तथ्य हैं आपको आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 1995 हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा में है, बिल्कुल ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया, ये है जेनेवा में, और इसकी स्थापना 95 में हुई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये बता दीजिए कि प्रतिकूल भुगतान से इसका अर्थ क्या होता है। 3 कंडीशन बनता है जब m ग्रेटर देन होता है x के, दूसरा कंडीशन होता है जब m लेस देन होता है x के, और तीसरा कंडीशन होता है जब m इज इक्वल टू होता है x के। चलिए भाई बता दीजिए मुझे, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, इनमें से सभी बोल रहे हैं, डी सभी बोल रहे हैं। भाई ध्यान से ध्यान से ध्यान से, डी वाले जितने भी हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है और संतुलित होता है। 3 बातें होती है ना, तो फिर डी की तरफ क्यों जा रहे हैं भैया। प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है और क्या होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है और संतुलित होता है। तो प्रतिकूल की स्थिति में क्या होता है, m जो होता है वो ग्रेटर देन x के होता है। प्रतिकूल की स्थिति में, अनुकूल की स्थिति में क्या होता है, m लेस देन होता है x के, और संतुलित की अवस्था में m इज इक्वल टू होता है x के। तो यहाँ पे भैया प्रतिकूल की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी याद आना चाहिए कि यदि x वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात को तथा m वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात को प्रदर्शित किया जाता है इसके अंतर्गत, तो m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x के। प्रतिकूल अगर जो इस स्थिति में m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x के, तो ये प्रतिकूल भुगतान शेष को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा। बढ़िया प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, इस शब्द को अगर जो नहीं समझ पाएंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर भाई क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। बी की तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई, बी में क्या है, बी में क्या है जो ए में नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ए में क्या है जो बी में नहीं आपको दिख रहा है। चलिए बताइए मुझे ऑप्शन नंबर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग सही भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं।
ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जाने लगे। एक बार फिर से करिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए का निम्न में से कौन सा प्रभाव होगा। तो जो हमारे आयात हो जाएंगे वो सस्ते हो जाएंगे और जो निर्यात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महंगा होगा। बस थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति को चेंज कर दिया है, अदरवाइज इसमें दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को हम लोगों ने बहुत किया है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में जो अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारा आयात होगा, जब हम दूसरे देश से वस्तुओं को लाएंगे वो क्या होगा, सस्ता होगा, और जो हम निर्यात करेंगे वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कल इसके बारे में मैंने बहुत ही सविस्तार से चर्चा किया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अंतरराष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है। लेन देन, ये शब्द आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चलिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया दोस्तों, थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। बिल्कुल, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, बी बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं। तो एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन में पेशबंदी का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने आप को विदेशी विनिमय के में जोखिम को क्या करें, सुरक्षित करें। तो ऑप्शन नंबर बी, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा, सभी लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक घटकीय व्यापार शर्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। एक घटकीय व्यापार शर्त का प्रतिपादन किसने किया। उर्मिला कुमारी जी, अरुंधति देवी जी, मीनू यादव जी, रुखसार खातून जी, ललिता जी, शिप्रा कुमारी जी, लाल बहादुर जी, रत्नेश कुमार जी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हेम सिंह तोमर जी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर अगेन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, टी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जैकब वाइनर की याद आ रही है कि नहीं आ रही है, जैकब वाइनर साहब, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक घटकीय व्यापार शर्त का प्रतिपादन जो किया गया था वो जैकब वाइनर साहब के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, डोरेंस की आप डोरेंस साहब की बात करें तो किसकी याद आ रही है। चलिए, आप कमेंट करके मुझे डोरेंस साहब के बारे में बता दें। कई बार हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, ठीक है, कई बार हम लोगों ने देखा है दोस्तों ना, ई एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लियोनतीफ के अध्ययन के अनुसार, कल के सेशन में हुआ था, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कल के सेशन में ये प्रश्न हुआ था, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर अगेन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हेक्सर ओहलिन साहब का सिद्धांत, उन्हीं के सिद्धांत को ये मॉडिफाई करते हुए, थोड़ा सा उनकी आलोचना करते हुए बताए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रमगहन वस्तुओं का निर्यात करता था, ठीक है। और इस बात, ये जो बात है दोस्तों, ये हेक्सर ओहलिन का जो सिद्धांत है उस पर फिट नहीं बैठता था। तो इसीलिए दोस्तों इसे लियोनतीफ विरोधाभास का नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है ना। तो लियोनतीफ के अध्ययन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता था। इसकी कहानी दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्न में से किसने व्यापार को समृद्धि का उपकरण या हैंड मेडन कहा है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, थोड़ी सी ज्यादा तेजी से सेशन चल रहा है क्या, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है,
बहुत तेज मैं जा रहा हूँ क्या? बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्या? ठीक है, चलिए। बिल्कुल ठीक है। किसने कहा था भाई? किसने कहा था कि व्यापार जो है वो किसी राष्ट्र को समृद्धि, व्यापार जो है वो राष्ट्र के समृद्धि का उपकरण है। अर्थात अगर जो कोई देश समृद्धि करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? व्यापार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। क्रेविस साहब की बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि इरविन बी क्रेविस ने ये बात कही थी कि अगर जो किसी देश को क्या करना है? समृद्धि की तरफ अग्रसर होना है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? व्यापार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है? आज के प्रश्न थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा इजी महसूस हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा रुक नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्नों को देखा जाएगा। ये जितने भी आज के सेशन में आप प्रश्न देखेंगे ये रोज के सेशन के अपेक्षाकृत थोड़े से आसान लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज थोड़ा सा हम लोग जल्दी से आगे मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आज आपको इजी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी बोल रहे हैं अगेन सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और रुचियां। अच्छा ये बताइए कि इस प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होगा? थोड़ा और आसान शब्द में मुझे आप बताइए। बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रौद्योगिकी मतलब समझ नहीं पाते। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग समझ पा रहे हैं। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? अगर जो आसान शब्द में इसको आपको डिफाइन करना हो एक लाइन में, ठीक है, एक शब्द में। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है? तो साधन की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और रुचियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है। अगला, विदेशी व्यापार में सरकार के अहस्तक्षेप नीति कहलाती है। अब सरकार की अहस्तक्षेप नीति आ गई तो सबसे पहले अर्थशास्त्री आपको याद आने चाहिए। कौन? एडम स्मिथ साहब। यही आए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। है भैया, सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है भैया तकनीकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस बात को समझिए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है। तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तकनीकी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर होगा? एडम स्मिथ याद आने चाहिए, रिकार्डो साहब याद आने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भाई? हस्तक्षेप नीति के समर्थक जो थे वो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। जब सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा तो स्वतंत्र व्यापार होगा। ना ही आयात ना ही निर्यात पे कोई प्रशुल्क नहीं लगाया जाएगा, सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई कोटा नहीं निर्धारित किया जाएगा कि भैया आप इतने 100 टन हमको निर्यात करेंगे, हम आपको इतने 100 टन निर्यात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा भैया जब हस्तक्षेप नीति होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का उदय होगा। मतलब आप कहीं भी जाइए मार्केट में प्रतिस्पर्धा करिए और पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होगी? विद्यमान होगी। ऐसी बात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया था। ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित कौन सा नहीं है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। और दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। आप जब तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समस्या होगी। दोस्तों आप आपके इसी बातों को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के
A to Z सभी कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप टेस्ट देंगे और अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपकी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, वीडियो और पीडीएफ फॉर्म दोनों में। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा और झारखंड का स्पेशल भी करा दिया जाएगा। मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच अभी प्रारंभ हुआ है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन ले लीजिए। और ईमानदारी से दोस्तों, अगर जो 2 घंटे आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहेंगे, 2 घंटे यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे, तो कम समय में सारी चीजें दोस्तों आपकी कवर हो जाएंगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, केन गंगा की बात कर रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी कैन गंगा की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे सबका बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित जो है वो कैन गंगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो कैन गंगा की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए। 1964 में हुई थी और यूटीआई द्वारा वर्ष 1987 में इसमें 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था। पहला था दोस्तों मास्टर शेयर, दूसरा था मास्टर गेन, तीसरा था ग्रैंड मास्टर, चौथा था मास्टर ग्रोथ। ठीक है, और एक और जो था दोस्तों वो क्या था? वो था दोस्तों मास्टर ग्रैंड। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का कमेंट करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, बिल्कुल ठीक है। इजी सा प्रश्न है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, इजी सा प्रश्न है कि नहीं है? ये बहुत इजी सा प्रश्न है भाई। ये किसकी बात कर रहा है? वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादीय आस्तियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है? तो भैया ये तो हमारे नरसिम्हन समिति की बात हो रही है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित कौन सी समिति थी? नरसिम्हन समिति थी। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है या ध्यान देना है और ध्यान करके देके नीचे जो कूट दिया गया है उसको आपको सुमेलित करना है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है। कुछ महानुभाव गलत करेंगे, कुछ महानुभाव गलत करेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भैया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये बात पता होनी चाहिए, है ना। देखिए कितना बड़ा फंबल दिया है पहले ही ऑप्शन में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये तो भैया 1949 में हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 50 में थोड़ी हुआ था, ये तो 49 में हुआ था। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये वाला तो गलत हो गया भाई, ये 50 दे दिया गया। और भारत सरकार के ऋण उगाही कार्यक्रम का वित्त मंत्रालय प्रबंध करता है। भारत सरकार के ऋण उगाही कार्यक्रम का वित्त मंत्रालय थोड़ी प्रबंध करता है, तो ये तो गलत, ये भी हो गया। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 35 में हुई, राष्ट्रीयकरण 49 में हुई और ऋण उगाही का काम जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा थोड़ी होता है भाई। तो यहाँ तो कोई भी उत्तर नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। तो जितने लोग भी
डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात आरक्षित करना है, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? इजी सी बात है, बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप इस समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? ये कौन करेगा? ऋण उगाही का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कौन करता है? आरबीआई करता है ना, हमारे देश का केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये छोटी छोटी बातें हैं तो मैं थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। अगला सा प्रश्न है कि भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात आरक्षित करना है, जिसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, उगाही कौन करता है? तो आरबीआई करता है। हेमचंद जी, उगाही आरबीआई के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं भैया? बी होगा कि डी होगा? बी होगा कि डी होगा? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि एक निश्चित अनुपात आरक्षित करना होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? पूंजी से जोखिम भारी पर्याप्तता अनुपात, अर्थात CRAR। ऑप्शन नंबर डी होगा। इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई? छोटी सी बात है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात जो है वो आरक्षित करना जो है, ये किसके अंतर्गत आएगा? पूंजी से जोखिम भारी पर्याप्तता अनुपात, अर्थात CRAR। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को चाहिए। अब गतिहीन अर्थव्यवस्था कब होगी? बिल्कुल ठीक है, गतिहीन अर्थव्यवस्था कब होगी भाई? गतिहीन अर्थव्यवस्था कब? इसका मतलब क्या है कि उत्पादन का स्तर कम होगा। ठीक है, तभी तो अर्थव्यवस्था गतिहीन होगी। और एक ये लंबी प्रक्रिया होती है, ये क्रमिक रूप से चलती रहती है। सुदीर्घकालिक समृद्धि और सुदीर्घकालिक गतिहीनता आपको याद आना चाहिए, बहुत बार मैंने बताया। ठीक है, तो गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब क्या हो रहा है? उत्पादन नहीं हो रहा है। जब उत्पादन नहीं होगा तो इट मीन्स की वस्तुओं की मांग नहीं हो रही है, मांग नहीं हो रही है तो पूर्ति नहीं होगा, छोटी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन में कमी आएगा तो लोगों के रोजगार में कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो पता ही है आपको कि निवेश पावर क्या होगा? लोगों का कम होगा, और यहीं से ये चक्री प्रवाह चलता रहेगा। तो क्या उत्तर होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी के अलावा और कोई है? सी के अलावा और कोई है? बिल्कुल नहीं है, सी के अलावा कोई नहीं है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में पैसा डालना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में व्यय करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ सरकार को कर कम लगाना चाहिए। जब सरकार कम लगाएगा टैक्स तो उससे लोगों की निवेश क्षमता बढ़ेगी। अथवा सरकार क्या करे? विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए। ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा सर जी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या होता है? कई बार हमने बताया है दोस्तों। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मोटा मोटे थीम ये है यहाँ पे
कि सरकार एक तरीके से क्या करे कि लोगों तक मुद्रा की मात्रा को पहुंचाए, जिससे लोगों के हाथ में मुद्रा आए और वो निवेश के लिए प्रोत्साहित हो। सरकार अच्छी बिजली दे, सरकार अच्छी सड़क सुविधाएं दे, सरकार कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराए जिससे लोगों का क्या हो सके, निवेश के प्रति वो क्या हो सके, जागरूक हो सके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निकट मुद्रा की सही परिभाषा क्या है? इजी सी बात है, निकट मुद्रा की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, निकट मुद्रा की सही परिभाषा क्या है? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के तरफ अगेन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डी के तरफ जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं डी के तरफ। तो जितने लोग भी डी के तरफ जा रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो निकट मुद्रा का सही परिभाषा क्या है कि परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में सेवा कर का सर्वप्रथम लागू किया गया। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, देखने में आपको लगेंगे इजी हैं, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, गलतियां बहुत होती हैं। चलिए बताइए कि भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेवा कर की बात आई तो एक समिति की याद आनी चाहिए। किस समिति की याद आनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। सेवा कर का संबंध किस समिति से है, ये बात आपको याद आनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों वो थी चिलैया समिति, ठीक है, चिलैया समिति थी दोस्तों, और ये लागू हुआ दोस्तों 1944 1994 95 में। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सेवा कर किस समिति की संस्तुति के आधार पे लागू हुआ? तो वो था दोस्तों चिलैया समिति। और कब लागू हुआ? ये हुआ 1994-95 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। चलिए भैया, जेंडर बस्टिंग का तात्पर्य क्या है? मुझे पता है कि जेंडर बस्टिंग सबको पता होगा। सर्वप्रथम कहाँ पे जेंडर बस्टिंग को अपनाया गया था? कमेंट करके बताइएगा मुझे, लेकिन इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं इस प्रश्न को, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत भी करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको 7 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेंडर बजटिंग सर्वप्रथम जो अपनाया गया था वो कहाँ पे अपनाया गया था भैया? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम और इंडिया में 2006 में। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम दोस्तों 1982 में जेंडर बस्टिंग की अवधारणा आई, और जो इंडिया में जेंडर बस्टिंग की अवधारणा आई ये 2006 में आई। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया कि बजट को इस तरीके से तैयार किया जाए, ठीक है, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए एक ये उपकरण का कार्य करे। तो जितने लोग भी एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड,
बी कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना कि महिलाओं के लिए एक ये पृथक बजट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत यही तो किया जाता है ना कि महिलाओं के उत्थान के लिए एक अलग से बजट तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा? कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। जेंडर बस्टिंग की अवधारणा सर्वप्रथम आई ऑस्ट्रेलिया में 1982 में। भारत में कब आई? 2006 में आई। और जेंडर बस्टिंग के अंतर्गत क्या होता है कि महिलाओं को बजट तैयार करते समय महिलाओं के लिए क्या किया जाता है? एक अलग से बजट तैयार किया जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं, ए वाला कोई नहीं है क्या? ए वाला कोई नहीं है? हाँ, ये सही होगा। ए वाला कोई है? ए वाला कोई है? कोई नहीं है? ए वाला कोई नहीं है? तो चलिए, अगर जो ए वाला कोई नहीं है भाई, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो आप ऑप्शन नंबर ए पक्का टिक करेंगे। 100 में से दोस्तों कम से कम 70 लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें महिलाओं को बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया दोस्तों? एक बजट तैयार किया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों को दोस्तों बेसिकली शामिल किया गया। अमूमन हम लोग यही पढ़ते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस मैंने आपसे बोला, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, इसको चेक करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे बेसिकली जब भी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि जेंडर बस्टिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 1982 में हुई, भारत में 2006 में हुई, और वहां पे बजट इस तरीके से तैयार किया गया कि महिलाओं के लिए एक अलग से बजट हो। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ऑप्शन नंबर ए ही ठीक करवाना चाहता था, तो इसलिए वो पहला उत्तर ही आपको ये दे दिया। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उनके लिए बजट तैयार किया जाता है, लेकिन उसमें महिलाओं को, बच्चों को और पुरुषों को भी शामिल किया जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा? मैं हर सेशन में प्रयास करूंगा कि एक प्रश्न में आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए, है ना? ठीक है, एक प्रश्न में आपको कंफ्यूज करना, ये मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा ना कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, आपका जो आत्मबल होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आत्मबल आपका बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही सही, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं या बी बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी या बी? सी वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं? ठीक है, सी वाले लोग कितने हैं, बी वाले कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा जो सार्वजनिक उपक्रम का विक्रय होता है, इसे ही तो हम पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखेंगे। लाभांश को थोड़ी रखा जाता है भाई, लाभांश को थोड़ी रखा जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो पूंजीगत प्राप्ति होता है, उसमें सरकार क्या करती है? सार्वजनिक उपक्रमों का विक्रय करके ही तो पूंजी की प्राप्ति करती है। तो इसमें कहाँ गलत करने की बात थी? सी क्यों किए, लाभांश क्यों किए भैया? विक्रय होता है ना, सार्वजनिक उपक्रमों का विक्रय करके सरकार आय अर्जित करती है ना। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, कि किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है, क्यों होता है भैया? बताइए। बिल्कुल ठीक है, लाभांश में ही होता है, उसको टोटल का टोटल आय प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, किसी सार्वजनिक वस्तु मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी वस्तुएं जिसपे समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। जैसे हवा जो हो गया वो सार्वजनिक वस्तु हो गया, ठीक है, अगर जो वस्तु में काउंट करेंगे। आपके गली मोहल्ले में जो सरकार के द्वारा लैंप लगाया गया है वो सार्वजनिक वस्तु हो गया, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है। क्या होता है? कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये क्यों असफल हो जाएगा भाई? असफल क्यों हो जाएगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जी के तरफ आप लोग बिल्कुल जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, कि मतदान जो होता है वो सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। ठीक है, इट मीन्स कि क्या होगा, कि मान लीजिए कि सरकार वर्तमान समय में ओपन जिम बना रहा है। ठीक है, आपके मोहल्ले में भी अगर जो शहरों में से बिलोंग करते होंगे तो आपके मोहल्ले में ओपन जिम सरकार ने बनाया। तो भैया देखिए, जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, घर में रहते हैं, जिनको व्यायाम करने की जरूरत है, उससे तो उनको तो उस जिम से लाभ मिलेगा, लेकिन उस मोहल्ले में जो श्रमिक रहते हैं, ठीक है, जो श्रम का कार्य करते हैं, वो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस जिम से उनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो घरों में बैठा है, जो घर पे बैठ के काम कर रहा है, वो व्यायाम करना चाहे तो वहां पे जाकर कर सकता है। लेकिन जो श्रमिक है, घर से बाहर जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, 8 बजे फिर से पुनः वापस आ रहे हैं, और उनका काम ही ऐसा है कि मेहनत वाला काम है, तो वो जिम क्यों करेंगे भाई? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चुनाव इसलिए असफल हो जाएगा कि जो मतदान होगा सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। इट मीन्स कि जो भैया श्रमिक है उसके लिए उस ओपन जिम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो घर में बैठा है उसके लिए वही बहुत मतलब है। वो 1,000 रुपये महीने दे करके जाता, अगर जो सरकार ने क्या करता, ओपन जिम का निर्माण नहीं करवाता। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रखा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है भैया, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जे एम बुकानन की अगर जो बात करें तो किससे संबंधित है भाई? ये बुकानन साहब किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ये लोक विकल्प सिद्धांत से संबंधित हैं। फिंडले सिराज साहब की अगर जो बात आए दोस्तों, तो ये आपको पता ही होगा कि इन्होंने लोक व्यय के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? कमेंट करके मुझे बताइए कि फिंडले सिराज साहब ने लोक व्यय के कितने नियम दिए थे। भार्गव साहब की बात करेंगे दोस्तों, तो ये किसकी बात करते हैं? ये करते हैं संघीय वित्त की। और लर्नर साहब को कार्यात्मक वित्त की बात होती है, और क्रियाशील वित्त जो है वो बलजीत सिंह का है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, याद आना चाहिए एक साहब ने क्या कहा था, कि बैंक साख में जो अस्थिरता होगी ना, वो मौद्रिक असंतुलन पैदा नहीं करेगा, वो उत्पादन में असंतुलन क्रिएट करेगा। याद आया था कि नहीं आया था? ये बात याद आई थी कि नहीं याद? एक साहब ने अपने अतिनिवेश सिद्धांत में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर जो बैंक साख में कोई अस्थिरता आती है तो इससे मौद्रिक प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है,
अधिनिवेश का सिद्धांत जो दिया गया था वो हेग साहब के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्ति किया जा सकता है? व्यापार चक्र की बात हो रही भाई। व्यापार चक्र की अवधारणा किसने दिया था? विस्तार आता है, ठीक है। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर, पूर्ण रोजगार की बात हो रही भैया। पूर्ण रोजगार कब प्राप्त होगा? सीधी सी बात है। मंदी वाला कोई है? कोई मंदी वाला है? नहीं है, मंदी वाला कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इजी सी बात है भाई, एक लोग हैं मंदी वाले। अरे भाई, पूर्ण रोजगार की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? उत्पादन का स्तर उच्च होगा, अधिकतम उत्पादन होगा, और अधिकतम उत्पादन तो समृद्धि की अवस्था में ही होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं, याद आना चाहिए भैया। कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं, याद आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि काला अवधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करता है। थोड़ा सा जटिल प्रश्न, थोड़ा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी, 4 स्टेज की बात होती है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए या बी या डी? बहुत विविधता आ रही है, बहुत विविधता आ रही है भाई, बहुत विविधता आ रही है। तो देखिए, तो जितने लोग भी यहाँ पे ए या डी के तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का, जितने लोग भी बी या डी के तरफ जा रहे हैं, सबका उत्तर गलत है। और जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि निवेश अनुसूची की सीमांत दक्षता के आधार पे निर्भर करता है। तो काला अवधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर, निवल निवेश व्यय की जो दर होगी दोस्तों, वो निवेश अनुसूची की सीमांत दक्षता पर निर्भर करेगी ना, है ना। तो कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया था? बहुत सारे लोग गलत कर, निवेश अनुसूची की सीमांत दक्षता होगी ना, सीमांत दक्षता के आधार पे ही तो निवल निवेश की दर निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, इस शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेतन किसके बराबर होता है? चलिए भैया, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है, बताइए। चलिए ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इस शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेतन किसके बराबर होता है? देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये एक निर्वहन स्तर पूछता है और एक जीवन स्तर पूछता है। ये दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक निर्वहन स्तर होता है और एक जीवन स्तर होता है, ठीक है। बढ़िया सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर, सॉरी निर्वहन स्तर। तो जितने लोग भी निर्वहन स्तर की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जो भैया ये परंपरागत अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा था कि एक श्रमिक को वेतन उतना आप दीजिए जिससे कि वो अपने परिवार का संचालन कर सके, वो कम से कम अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से जी सके, ठीक है। तो निर्वहन स्तर, अपने जिंदगी का निर्वहन वो कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जीवन स्तर के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत अर्थशास्त्रियों को कहा गया है, अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि एक मजदूर को वेतन उतना दीजिए जिससे
वो जो अपने लाइफ स्टाइल जी रहा है, जिस जीवन स्तर को वो जी रहा है, उसी जीवन स्तर पे वो बना रहे। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का ये प्रश्न है, थोड़ा पढ़ने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन प्रश्न जो है वो बहुत ही बेहतर और मजेदार किस्म का है कि कुशल मजदूरी मॉडल में वास्तविक मजदूरी किसको नियत करती है? कुशल मजदूरी मॉडल में जो वास्तविक मजदूरी होती है वो किसे नियत करती है, आपको बताना है। बिल्कुल ठीक, बढ़िया प्रश्न। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तीन बातें याद आनी चाहिए कि कुशलता मजदूरी की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्या उत्तर आएगा? स्टीग लिट्ज के द्वारा कुशलता मजदूरी मॉडल दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टीग लिट्ज, ठीक है, स्टीग लिट्ज साहब के द्वारा कुशलता मजदूरी का मॉडल दिया गया था और इन्होंने ये कहा था कि प्रति रुपए की प्राप्त वास्तविक मजदूरी के संदर्भ में मजदूरी की कुशलता को अधिकतम करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया एक मजदूर की जितनी कुशलता है उसके कुशलता के अनुसार आप उसको क्या करिए, वेतन दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इजी सी बात है, बढ़िया सा प्रश्न है कि यदि औसत आगम के लिए ए लिखा जाए, औसत आगम के लिए आप ये लिखें। बहुत सारे लोग बहुत बार उल्टा करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, गलत नहीं करना है ना। कि यदि औसत आगम के लिए ए लिखा जाए, सीमांत आगम के लिए एम लिखा जाए और ई की मांग की लोच हो, ई जो है वो मांग की लोच हो, तो कौन सा समीकरण सही होगा बताइए? ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नाम है स्टीग लिट्ज। ठीक है, इन्होंने कुशलता मजदूरी की अवधारणा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा कि कुशलता मजदूरी की अवधारणा जो दिया गया था वो स्टीग लिट्ज के द्वारा दिया गया था, ये नाम है। ठीक है, चलिए तो इजी सी बात है भाई। क्या उत्तर आ रहा है आप सभी लोग का? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। m इज इक्वल टू ए हो जाएगा ब्रैकेट में e माइनस वन अपान ए। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बाजार असफलता का नहीं है? अभी एक उदाहरण आया था कि बाजार असफलता का उदाहरण कौन सा है, और अब पूछ रहा है कि बाजार असफलता का उदाहरण कौन सा नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइए, चलिए क्या उत्तर होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बाजार असफल, एक तरीके से बाजार जो है वो असफल कब नहीं, असफलता की तरफ कब नहीं जाएगा? भैया एक अधिकारी होगा, वो क्या करेगा? शोषण करेगा, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेता होंगे उनको हानि मिलेगा। असममित सूचना जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो भी हानि पहुंचाएंगे, और बाह्यताएं जो है ये भी आपको क्या करती हैं? हानि पहुंचाएंगी। लेकिन कौशल की मितव्ययता, कौशल की कमी जो है दोस्तों, ये बाजार असफलता का कारण नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न,
दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या बताता है भाई? बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बताता है। क्या बताएगा भैया? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या? और थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। चलिए, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र में क्या बताएगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, हमारी बात को समझिएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं वो मेरी बात को समझेगा। आज से 2 महीने पहले आप एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे, 10 मिनट भी क्लास नहीं छोड़ते थे, और अब जब एग्जाम करीब आने को है तो आप कभी कभार क्लास में आते। जो लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी, ठीक है? तो पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। इस टाइम अगर जो सही समय पे सही मेहनत नहीं करेंगे तो काम क्या हो जाएगा? सब कुछ खराब हो जाएगा। जो आपने पहले इतनी मेहनत किया है वो सारी मेहनत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, पहले क्लास चलती थी, 2-3 महीने पहले जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तभी से आप बिल्कुल कंटिन्यू थे। उसके बाद इस टाइम मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग को जो पहले कंटिन्यू थे, अब पता नहीं कहाँ वो गुम हो जाते हैं। आते हैं कभी कभी, आएंगे 1-1.5 घंटे पढ़ेंगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये मेन समय है कि जब आप क्या करिए कि तल्लीनता के साथ लग जाइए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? डी होगा ना? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो बताता है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदुओं को बताता है। तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, कि तकनीकी ज्ञान एवं उपलब्ध आगतों के दिए होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा। चलिए क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा? तकनीकी ज्ञान एवं उपलब्ध आगतों के दिए होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, पी पी एफ अर्थात उत्पादन संभावना क्षेत्र। तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों कि तकनीकी ज्ञान एवं उपलब्ध आगतों के दिए होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा जो है ये उत्पादन संभावना क्षेत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बजट प्रभाव से आशय क्या होता है? बजट प्रभाव इजी सी बात है, बजट प्रभाव से आशय क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बजट प्रभाव से आशय क्या होता है? बताइए, बजट प्रभाव से आशय क्या है? चलिए इजी सी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब सरकार दोस्तों अगर जो सरकार के बजट की बात करें तो बजट का प्रभाव ये होता है कि आय के वितरण पर सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग को पता ही होगा कि बजट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो आय में विषमता व्याप्त है इस अर्थव्यवस्था में उसको कम किया जा सके, गरीब और ज्यादा गरीब ना होता चला जाए, अमीर और ज्यादा अमीर होता ना चला जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि यदि मांग की लॉस डेल्टा एक्स अपान एक्स अपान डेल्टा पी अपान पी है, था डेल्टा पी अपान
p इज इक्वल टू 0 हो तो मांग की लोच क्या होगी। इस प्रश्न को मैं बार बार लेके इसलिए आता हूँ कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी ये वाले टर्म को 0 दे देता है, कभी इस वाले टर्म को 0 देता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, इजी सी बात होनी चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए क्या उत्तर होगा? ठीक है, ए बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं? देखिए, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रश्न को थोड़ा सा समझे नहीं। अगर जो आप प्रश्न को समझ लेते तो आप ये नहीं बोलते। भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स। अगर जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते तो आप बहुत आसान से इस प्रश्न का उत्तर कर, और नीचे अगर जो 0 आ जाएगा, पूरे का अपान 0 हो जाएगा, तब ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री का आप साइन कॉस टेन का जब मान आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप इनफाइनाइट देखते हैं। तो क्यों इनफाइनाइट देखते हैं? क्योंकि वहां पे 1/0 की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म दिया है, अर्थात डेल्टा एक्स अपान एक्स को नहीं दिया है 0, ये नीचे वाले डेल्टा पी अपान पी को दिया है, तो ये 0 दे दिया है। तो नीचे वाला टर्म जब 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला दिया रहता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 0 दिया होता है, तब आप शून्य की तरफ मूव कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणना। चलिए बढ़िया सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि गणना वाचक माप नहीं किया जा सकता है। मतलब उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, गणना के रूप में माप नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको कौन कौन याद आने चाहिए? पेरेटो याद आने चाहिए, एलन याद आने चाहिए, हिग्स याद आने चाहिए, और सैमुअल्सन याद आने चाहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी क्या की जाती है, गणना वाचक माप नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ तीर्थों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पता है, आपको एक बात बता दूं कि यूट्यूब चैनल पे जितने भी चैनल हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें लिखते हैं, और वो जितने भी इधर उधर की बातें लिखने वाले होते हैं ना, वो मेरा विश्वास मानिए कि उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनली उस एजुकेटर को जानते हैं। पहले उस एजुकेटर से उनका संबंध अच्छा था, अब क्या हो गया कि अब उनका संबंध बुरा हो गया। तो उसने क्या किया, किसी दूसरे का मोबाइल लिया और उस दूसरे से के मोबाइल से क्या कर दिया, एक गलत कमेंट कर दिया। ठीक है, ये किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट का कमेंट नहीं हो सकता है, ये मैं 100% बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। ये कमेंट ऐसे लोगों का होता है जो लोग क्या करते हैं, आपकी कामयाबी को देख के जलते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि यार जैसे बंदा मेरे साथ पहले था वो अब क्यों नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये आपके परिचय के ही लोग होते हैं, ये कोई और नहीं होता है, ये बिना परिचय वाले लोग नहीं होते, ये आपके परिचय के ही लोग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करें, और अगर जो उनकी अगर जो उनकी अहमियत इस समाज में इतनी ही होती तो यहाँ पे आके वो कमेंट थोड़ी करते। वो समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके पास कितना ज्ञान है। अगर जो इतना ही वो सुपर व्यस्त रहते अपनी लाइफ में,
इतना ही ज्ञाता होते, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो आ करके इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जीवन से परेशान होते हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बस और कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कोई बात होती नहीं है इनके सामने, जिंदगी में कुछ आगे इनको दिखता नहीं है। तो क्या हो गया इस प्रश्न का उत्तर? ऐसे लोग के बारे में हम लोग अगर जो बात करके समय बर्बाद करें तो ये अच्छी बात नहीं। चलिए, दुर्लभ चित्र हो गया, दुर्लभ टिकट हो गया, इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्या उत्तर होगा? ये उत्तर होगा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्नाब प्रभाव बोलते हैं ना। तो जितने लोग भी एक ही बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्नाब प्रभाव से ऐसे क्या होता है दोस्तों कि जब किसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मांग को कम करते हैं, मतलब वस्तुएं की कीमतें बढ़ रही हैं तो वो मांग को कम कर लेंगे, उन वस्तुओं को नहीं परचेज करेंगे, नहीं खरीदेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को विशिष्ट दिखाने के लिए उन वस्तुओं की मांग करते हैं, अर्थात क्रय करते हैं। जैसे दुर्लभ चित्र हो गया, दुर्लभ टिकट हो गए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न कि यह धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए 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 बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भैया कि यह धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा क्या कहलाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपका उत्तर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ट्रिंकल डाउन इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ट्रिंकल डाउन इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यह धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक, मतलब वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी वर्गों की तरफ पहुंचेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिंकल डाउन इफेक्ट या ट्रिंकल डाउन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देश का है? इजी सी बात है भैया, इजी सी बात है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है कि निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देशों का है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देशों का है? धैर्य से पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर, अगर जो धैर्य से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता होती है। ठीक है, विकासशील देश की सबसे बड़ी कारण क्या होता है? यही तो होता है कि जनसंख्या का एक बड़ा तबका जो होता है वो कृषि क्षेत्र में क्या होता है? संलग्न होता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कृषि और वानिकी आती है। तो जितने लोग भी डी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कभी कभी यहाँ पे इसको ना दे करके पूंजी निर्माण की निम्न दर दे देता है। तो जो कुछ लोग ए बोलेंगे तो ए जो लोग बोलेंगे तो क्या होगा? गलत बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे निम्न की बात नहीं दिया है। अगला कि औस्फितिक एक तकनीकी है जो क्या करता है? औस्फितिक एक तकनीकी है जो क्या करता है भैया बताइए? बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो
अगर जो आप दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो जीएनपी औसतनिक होता है वो बराबर होता है चालू मूल्यों पर जीएनपी के अपान वास्तविक जीएनपी के इंटू 100 के। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कीमत स्तर के परिवर्तन का समायोजन करता है। ठीक है, तो औसतनिक एक तकनीकी है जो कीमत स्तर में परिवर्तन को क्या करता है, समायोजित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चालू खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ है विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय। बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? चल, बिल्कुल ठीक है, चालू खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ है विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ठीक है, कि विदेशी व्यापार से संबंधित समस्त भुगतान के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, साधारण प्रेषण के लिए और ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न आपके सेशन में ऐसे भी आते हैं ना जिसके को अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं ना तो आप तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इजी सी बात है और उसको 2-4 लाइन में व्याख्या भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पीछे एक लंबी चौड़ी क्या होती है, थियरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी या झारखंड टीजीटी पीजीटी का लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन के बैच को नहीं ज्वाइन किया है, आप इत्मीनान से बैच को ज्वाइन करिए। मेरे द्वारा जितनी भी चीजें दी जा रही हैं उसको ईमानदारी से पढ़िए। कम से कम दोस्तों 1 घंटे आप कॉन्सेप्ट की क्लास को पढ़िए, 30 मिनट दोस्तों नोट्स जो दिया जा रहा है वहाँ पे नोट्स को पढ़िए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज वहाँ पे देखिए, एक टेस्ट पेपर को रोज आप वहाँ पे अटेम्प्ट करिए। करंट मेरे द्वारा कवर करा दिया जाएगा, झारखंड स्पेशल मेरे द्वारा कवर करा दिया जाएगा, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से दोस्तों पढ़ते रहिए वहाँ पे और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? बेस्टवेल परीक्षण की बात करें तो ये किससे है? शिशु उद्योग तर्क से। क्या बातें याद आनी चाहिए? याद आनी चाहिए ना कि बेस्टवेल परीक्षण के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जैसे फेडरिक लिस्ट और हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट ने जो क्या कहा था, उन्होंने कहा था ना कि एक उद्योग अगर जो कोई फर्म उद्योग में नहीं है तो नई फर्मों को आप क्या करिए, संरक्षण दीजिए। लेकिन वेस्टवेल परीक्षण के अंतर्गत कहा गया कि अगर जो किसी फर्म को, किसी नई फर्म को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तविक रूप में उसे संरक्षण देना चाहिए तभी आप संरक्षण दीजिए, ऐसा नहीं कि उसको संरक्षण की जरूरत ना हो और फिर भी आप संरक्षण दे दीजिए। तो हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट ने जो कहा था उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वेस्टवेल परीक्षण में ये बात कही गई कि अगर जो नई फर्म संरक्षण देने के काबिल है तो दीजिए, अदरवाइज ना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, तटकर संघ सदैव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तटकर संघ सदैव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम लोग सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं, व्यापार का सृजन अर्थात व्यापार सृजन एवं व्यापार विपथन दोनों प्रभाव, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तटकर संघ सदैव किसका मार्ग प्रशस्त करता है? तो व्यापार सृजन एवं व्यापार विपथन। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये एक लाइन वाला प्रश्न नहीं है या 2 लाइन वाला प्रश्न नहीं है,
कि मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न, जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम होती है, तब उस देश की व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति कब क्या होती है? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी की तरफ जा रहे हैं, प्रतिकूल की तरफ। चलिए ठीक है, प्रतिकूल की तरफ जा रहे हैं या अनुकूल की तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम होती है दोस्तों, तब देश की व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रतिकूल होने की होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसे रूपांतरण वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे रूपांतरण वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ठीक है, रूपांतरण वक्र द्वारा किसे व्यक्त नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साधन कीमत को। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि रूपांतरण वक्र द्वारा किसे व्यक्त नहीं किया जाता है? साधन कीमत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न, कि इनमें से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के एडम स्मिथ सिद्धांत की एक पूर्व अवधारणा है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, अब क्या याद आना चाहिए? मूल्य का जो श्रम सिद्धांत एडम स्मिथ साहब ने दिया था, वो आपको याद आना चाहिए, और शायद वही ऑप्शन में दिया ही है। वही ऑप्शन में दिया गया है ना? हाँ, वही ऑप्शन में दिया भी गया है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम के मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। तो श्रम के मूल्य का श्रम सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहे थे भैया एडम स्मिथ साहब? उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम के मूल्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है, आपको बेसिकली बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, नीरू चंदेल जी, 7 बजे से क्लास होती है, समय से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग। बट क्लास अब तो द एंड होने के करार पे है, ठीक है, तो 7 बजे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर होगा? और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई भैया? बी के अलावा कोई और है? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है? नहीं है की बात कर रहा है दोस्तों। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा की आपूर्ति तब कम की जाती है जब वे सरकारी बंध पत्रों के परिवारों या व्यवसायों को खरीदते हैं। नहीं भैया, ये कार्य वाणिज्यिक बैंक का थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुद्रा की आपूर्ति का कार्य किसका है?
ये तो आरबीआई का है, हमारे देश के केंद्रीय बैंक का है, न कि वाणिज्यिक बैंकों का है। यहाँ पे अगर जो केंद्रीय बैंक होता तो ये ठीक होता, लेकिन वाणिज्यिक बैंक दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुद्रा की आपूर्ति का संबंध किससे होता है, केंद्रीय बैंक से होता है, और यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक दिया है और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दिस इज द राइट आंसर। अगला, किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है, बढ़िया प्रश्न है। किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता किस पे निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वाणिज्यिक बैंक, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए, जो बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा वो कंफ्यूज। वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होती है जिसके पास आप पैसा जमा करने जाते हैं या जहां से आप पैसा निकालते हैं, मतलब जहाँ पे जो बैंक पैसे को स्वीकार करता है, मतलब जमा करता है, और जहां से आप पैसे को लेने जाते हैं वही आपका वाणिज्यिक बैंक होगा। छोटी सी बात है, ठीक है। और आरबीआई क्या है, वो केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का संबंध किससे है, वाणिज्यिक बैंक से, और वाणिज्यिक बैंक का संबंध है आम जनता से, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। क्या उत्तर होगा, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। नगद स्थिति पर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देयता की जो क्षमता निर्भर करती है, उसके पास नगद की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भारत पे विदेशी आक्रमण हुए ना, तो बहुत सारे जो शासक हुए वो क्या करते थे पता है, वो जिस जहाज से आते थे उस जहाज को डुबा देते थे समुद्र में। जो खाने पीने का सामान होता था उस खाने पीने के सामान को भी समुद्र में डुबा देते थे। पता है क्यों डुबा देते थे, क्योंकि जब हमारे सैनिकों को ये बात पता चलेगा कि कुछ खाने को नहीं है या और वापस लौटने का भी चांस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पांच गुने पांच गुने शक्ति से वो क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और जीत मिलेगी, ठीक है। तो यार, आपकी सफलता से मैं अगर जो भूख बाधा बन जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी, मतलब ये बहुत बड़ी थियरी है, जितने भी बड़े बड़े विदेशी मतलब शासक हुए जो आके भारत पे आक्रमण किए, वो अपने जहाज को जैसे ही नदी क्रॉस करते थे वो डुबा देते थे। खाने पीने के जो भी सामान थे उसको डुबा देते थे। ये अब तुम्हारे सामने केवल एक ऑप्शन है, तुम युद्ध करो, लड़ो और छीन के खाओ, हाँ, ठीक है। वापस भी नहीं लौट पाओगे, और अगर जो जल्दी युद्ध नहीं लड़े तो भूखे मारे जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, सिकंदर का ये रूल था, बिल्कुल बात ठीक है। सिकंदर के अलावा और भी बहुत सारे हुए, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर होगा, बी होगा। बी कैसे होगा, डी होगा, डी होगा ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, नगद जमा अनुपात, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों में से एक नहीं है, तो नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। तो नगद जमा अनुपात, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मौद्रिक नीति का अंग नहीं। मौद्रिक नीति की बात आए तो आरबीआई याद आना चाहिए, राजकोषीय नीति की बात आए तो आपको क्या याद आना चाहिए, गवर्नमेंट याद आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण की वापसी। अब ये दोस्तों आरबीआई से कैसे संबंधित होगा, मौद्रिक नीति आरबीआई से संबंधित है, और ये सरकार द्वारा ऋण वापसी का संबंध थोड़ी होता है आरबीआई से। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रास्फीति पिछड़े एवं अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक होती है।
बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति, मतलब क्या होगा? मुद्रास्फीति मतलब क्या? आम भाषा में ये महंगाई है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल ठीक है कि अगर जो आपके देश में थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? लगभग 3% के आसपास होती है, 2 से 3% के आसपास। तो इससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि वो अमीर हो रहे हैं। ये एक भ्रम की स्थिति होती है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है दोस्तों? कम होता है। लेकिन मुद्रा की मात्रा, जब मुद्रा का मूल्य कम होगा, मुद्रा की मात्रा उनके पास बढ़ेगी तो उनको लगता है वो अमीर हो रहे हैं। और इस बात को लेकर के वो क्या करने लगते हैं? निवेश करने लगते हैं। तो जब निवेश करेंगे तो आपको पता ही है कि पूर्ति और मांग क्या होगी? क्रियाशील होने लगेगी। भागती हुई मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है? दौड़ती हुई और भागती हुई मुद्रास्फीति की दर कितनी होती है? कमेंट करके। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिशर के मुद्रा परिमाण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। भागती हुई स्फीति कितनी होती है भैया? क्यों नहीं बता रहे? बताइए। 33% के आसपास होती है क्या? कोई बता नहीं रहे यार। चलिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि मार्शल ने मुद्रा के मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों का विचार किया है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन यह है कि जो हमारे मार्शल साहब हैं, इन्होंने मुद्रा के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पे विचार किया है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भागती हुई मुद्रास्फीति जो होती है ना, वो बहुत ही विकट होती है और ये 30 से 33% या ये उससे ऊपर चली जाती है। अगर जो आपके देश में 2021 में किसी वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपया था और 2022 में वो 133 रुपए का हो जाए, तो इसका मतलब कि क्या है? मतलब केवल यहाँ पे एक वस्तु की बात कर रहे हैं, एक वस्तु से इवेल्युएशन नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप समझ सकते हैं कि भैया 33% महंगाई बढ़ी है, अर्थात ये भागती हुई मुद्रास्फीति की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक किसके कारण बढ़ता है? क्या उत्तर होगा? कीमतों में कमी आएगी। कीमतों में कमी आएगी तभी तो स्टॉक में वृद्धि होगी, और क्या? मुद्रा के वास्तविक स्टॉक और कीमतों में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। कई बार बताया हूं, एक बार नहीं बहुतों बार बताया। अगला, मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है। निम्नलिखित में से किस मान्यता के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं? बहुत बार ये प्रश्न हम लोगों ने किया है। चलिए भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा परिमाण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बात तो आपको पता होगा। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा परिमाण का सिद्ध, ये तो आप ऑप्शन पता होगा, मुझे लग रहा है पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं पर व्यय होती है। अगर जो मुद्रा की में वृद्धि होती है, तो आप ये मुद्रा के स्टॉक में जो वृद्धि होगी, ये आप वस्तुओं पर व्यय करेंगे, अर्थात अपने मांग को बढ़ाएंगे। ये तो भैया मुद्रा परिमाण के सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें कही गई। मुद्रा परिमाण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये बात आपको बतानी है, जैसा कि बहुत सारे लोग डेवन जेट्टी साहब की तरफ जा भी रहे हैं। तो बहुत सही। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डी बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं कि सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक जो है दोस्तों प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम क्या कर देते हैं, ब्याज अदायगी को माइनस कर देते हैं। राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? सॉरी, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं ब्याज अदायगी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग समग्र युग द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, चलिए बताइए। सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में अभी हमने बताया आपको। कोई प्रतिद्वंदता नहीं होती है, समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का समान रूप से उस पर अधिकार होता है। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल टी होगा। बिल्कुल ठीक है कि उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होते, मतलब कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उसके उपयोग से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपके मोहल्ले में जो लाइट लगी हुई है, उस लाइट का प्रकाश आपके घर तक जाने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर जो कोई रोक रहा है तो उसके विरुद्ध आप क्या करिए, कानूनी कार्यवाही करिए, कहिए कि ये क्या कर रहा है, ये हमको बाधित कर रहा है इस लैंप का प्रकाश लेने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला, किसने कहा कि सार्वजनिक व्यय एक दुधारी अस्त्र है? यह समुदाय को काफी लाभ पहुंचा सकता है, परंतु इसका उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है तो इससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। किसने ये बात कही थी? थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहा करिए दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इजी सा प्रश्न है भाई, इजी सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, इजी सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा? हमारे मेहता साहब कहते हैं कि जो सरकार व्यय करता है ये दुधारी अस्त्र है। अगर जो सरकार ठीक तरीके से व्यय ना करे तो इससे क्या होगा कि समाज का नुकसान होगा। एक तरफ जो टैक्स दे रहा है उसका भी नुकसान होगा, और दूसरी तरफ जो आप जिन लोगों के पास, जिन लोगों को सुविधा देना चाहते हैं उन लोगों का भी नुकसान होगा। अगला, प्रेरित विनियोग बढ़ाता है। आज के ही कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने बताया। एक होता है स्वतंत्र विनियोग, दूसरा होता है प्रेरित विनियोग। ठीक है, स्वतंत्र विनियोग क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब आपकी आय में कमी या वृद्धि होती है तो निवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्रेरित विनियोग में क्या होता है कि जब आपकी आय परिवर्तित होती है, अगर जो आपकी आय बढ़ेगी तो निवेश की पावर आपकी बढ़ेगी, और आय जब आपकी कम होगी तो निवेश की पावर कम होगी। तो प्रेरित विनियोग के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो प्रेरित विनियोग बढ़ता है। इट मीन्स कि उत्पादन जब बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और उत्पादन क्यों बढ़ेगा? उत्पादन इसीलिए तो बढ़ेगा कि एक जो उत्पादक है वो क्या कर रहा है कि लाभ कमा रहा है। जब वो लाभ कमा रहा है तो उसके निवेश की पावर भी क्या होने लगेगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आय में वृद्धि के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रेरित विनियोग से आशय क्या है कि जब आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आपका विनियोग बढ़ेगा। और स्वतंत्र विनियोग क्या होता है कि आय से कोई मतलब नहीं होता, आपकी आय घट रही है कि बढ़ रही है कोई मतलब नहीं है, निवेश आपका सेम रहता है। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों वाला है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता से अभिप्राय क्या है? ठीक है, चलिए, तो क्या उत्तर होगा? एकाधिकारिक प्रतियोगिता से क्या आशय है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर
बिल्कुल, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इजी सा प्रश्न है। क्या उत्तर होना चाहिए? सी होगा, सबको पता होगा। सी उत्तर राइट इसका होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि उत्पादक तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी निकट वस्तुओं का क्या होता है दोस्तों? उत्पादन नहीं होता है, अर्थात वस्तुओं का विभेदीकरण पाया जाता है। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, एकाधिकार की बाजार की अवधारणा के संदर्भ में दोस्तों आपको चेम्बरलिन साहब और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। ई बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और कोई? ये बोल रहे हैं, ये होगा कि सी होगा? ये होगा कि सी होगा? और सी की तरफ कहाँ जा रहे हैं? फर्में अंतर्निर्भर क्यों होंगी? एकाधिकार में फर्में अंतर्निर्भर होंगी, ये तो अल्पाधिकार की बात हो गई ना। ये किसकी बात हो गई? ये अल्पाधिकार की बात हो गई ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना यहाँ पे, कि उत्पादन विभेदीकरण देखा जाता है और साथ ही साथ में फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है, इजी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है भाई। ठीक है, ठीक है। चलिए, कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र होता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? उत्पाद अक्ष के समानांतर, बिल्कुल होता है भैया, जो होता है, क्योंकि फर्म के द्वारा जो कीमत या प्राइस निर्धारित किया गया है, इस प्राइस पे एक जो फर्म है वो जितना चाहे उत्पादन की वस्तुओं को बेच सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और अभी तक दोस्तों जो लोग भी हमारे साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या झारखंड टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, थियरी आपकी कंप्लीट रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप बार बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको पूरा वीडियो और पीडीएफ फॉर्म दोनों में मिल रहा है। तो सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा दी जा रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, 94 15 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग भी एडमिशन लेने जा रहे हैं या जो लोग भी एडमिशन लिए हैं, कम से कम 1 घंटे आप थियरी की क्लास को पढ़िए, 30 मिनट आप कम से कम नोट्स को पढ़िए, एक टेस्ट पेपर दीजिए जो मेरे द्वारा सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, और एक क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को रोज आप अटेम्प्ट करिए। इतना करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का यही दोस्तों एक तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।